आपके लोअर जो ऑर्गन्स होते हैं वो दो घरों से देखे जाते हैं, 7वां घर और एक होता है हमारा 8वां घर। जब भी किसी तरह का 7th हाउस में अफ्लिक्शन आएगा तो आपके हार्मोनल अनबैलेंस होना ही है। जब आपके पीरियड्स आते हैं तो कहते हैं चंद्रमा और मंगल आपस में मिलते हैं ट्रांजिट में, उस दिन आपके पीरियड्स आते हैं। राहु एंड केतु आपके 8th हाउस में है तो आपको हल नहीं मिलता, बहुत ठोकरे खाते हो आप। तो जितनी भी खेती बाड़ी होती है उनके लिए जितने भी बीज जो लगाए जाते हैं, जो जमीन के अंदर जाके आपको एक नया पौधा जो है वो पनपता है। जीवन जो है समाप्त हुआ आपका लास्ट टाइम, वो किस परिस्थिति में हुआ ये 12th का लॉर्ड बताता है। चांदी का एक टुकड़ा ले लीजिए रफ, उसको आप पानी में रात को डाल लो, सुबह उठते ही आपने पीना है। आप इतना काम फील करेंगे। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ ज्योति, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। एंड जब भी आपसे मिलते हैं एक नई खुराफात के साथ मिलते हैं, एक नई जिज्ञासा के साथ मिलते हैं कि आज मैम से हम क्या नया जानने वाले हैं। बिल्कुल। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ, एक सेंसिटिव टॉपिक जो बहुत कम लोग हैं उस पर बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको डायग्नोस बेसिकली कम लोग कर पाते हैं। बिल्कुल 100%। एंड अगर मैं ये टॉपिक के बारे में अगर हिंट भी दूं तो हर दूसरी लड़की अपनी टाइम पीरियड में, अपने फेज में इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू हो रही है। एंड बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, डिप्रेशन, इमोशनल इतना हो जाती है। इवन हम दोनों एक फीमेल हैं एंड हम इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। लेट्स सपोज कि आपको जो पीरियोडिक मंथ्स आते हैं 5 डेज़ की बजाय 20 डेज़ आए, उसमें आपकी इमोशनल, आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल इतना ज़्यादा आप अनस्टेबल हो जाते हैं, ट्रॉमा आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, बहुत मूड स्विच होना, तो लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है उन टाइम पीरियड्स में। लोग सोचेंगे कि ये आज किस पे बात करने वाले हैं जो इतना सीरियस हो रहे हैं, इतनी सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। सस्पेंस क्रिएट। तो आज हम बात करेंगे मैम पीसीओडी, पीसीओएस एंड ज्योतिष से रिलेशन, कि क्या ये हार्मोनल बैलेंस हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में दिखता है, और अगर दिखता है तो कौन से ऐसे भाव हैं जो इतना हमें ट्रॉमा से जूझने पे मजबूर कर देते हैं, बेसिकली फीमेल्स को। एंड कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एक फ़ीमेल की लाइफ में। बहुत ज़्यादा इश्यूज भी आ जाते हैं, कोई कंसीव नहीं कर पाता, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत कुछ सीरियस इश्यूज भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पहले हमें बताइए कि ये कैसे ज्योतिष से कैसे लिंक है। तो ज्योति, आपने भूमिका तो बांध ही दी है जी, लेकिन ये टॉपिक जैसे कि ऑफ कैमरा आपसे बात करते करते मैं तो इमोशनल हो भी चुकी हूँ सही और बात है। करते करते हम आगे भी होंगे। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया है कि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत सेंसिटिव है हर उस लड़की के लिए जो भी एक माँ बनती है, जो भी एक अपनी ज़िंदगी में जो भी पड़ाव देखती है टीनेजर से लेकर मैच्योरिटी तक, ठीक है। तो वो सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ से गो थ्रू होकर निकलते हैं। बिल्कुल सही। जब भी हम हार्मोनल अनबैलेंस की बात करते हैं, आज के समय में हर तीसरी लड़की को, हर तीसरी टीनेजर को या लेडी को आपको ये प्रॉब्लम होती दिखेगी। बिल्कुल सही। ये एक अब आज लाइफस्टाइल डिजीज़ कह के जो है वो टाली जा रही है, या फिर मैं कहूँ लोग इसके पीछे इतना पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल्स के ऊपर। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में पिछले 7-8 सालों में जो ऑब्ज़र्व किया, उसी के लिए मैंने जो है ये टॉपिक चुना है, ताकि मैं अपने जो भी तजुर्बे हैं, जो भी लोगों को राहत पहुंची है मेरे एक्सपीरियंस से, वो बाकी लोगों को भी पहुंचे। और एक सिंपल सी छोटी सी रेमेडी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑलमोस्ट, जिसके बाद आपको अगले 3 महीने में किसी तरह की भी हार्मोनल जो टैबलेट है, किसी भी हार्मोनल किसी भी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है, क्योंकि हम अब ज्योतिष में काम करते हैं, वास्तु में काम करते हैं, हम जो बात करते हैं ना सारा कुंडली से ही रिलेट करते हैं। लेकिन कभी आप ये सोचिए ना कि कुंडली जो मिली है हमें वो किसी ना किसी हमारी कार्मिक हिस्ट्री के वजह से मिलती है। कुछ भी ऐसे नहीं मिला है, एक पर्टिकुलर चंद्रमा किसी नक्षत्र में मिला है, शुक्र किसी नक्षत्र में मिला है, तो सबके सब आपकी एक लाइफ साइकिल को जो कि आप पिछले कई जन्मों से तय करते आ रहे हो वो आप लेकर चल रहे हो। बिल्कुल। हार्मोनल का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है जब हम कुंडली में देखते हैं वो तो आपकी कुंडली का छठा घर है सबसे पहले। अच्छा। जैसे भी किसी को कोई रोग होता है तो वो छठा घर बताता है कि इस व्यक्ति को ये रोग होगा, इस व्यक्ति को इसकी दवाई लेनी पड़ेगी, इस व्यक्ति को इसके लिए किसी ना किसी से सर्विस लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का है, जैसे कि षड्रिपु का है। ठीक है। अब इसके बाद जब भी आपके छठे घर में बहुत सारे मेलेफिक्स होते हैं या यहाँ पे वो प्लैनेट होते हैं जो कि आपके रोग को बढ़ाने वाले हैं, तो आपको इन चीज़ों से गो थ्रू होकर जाना पड़ता है। बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट हाउस आता है हमारा पांचवा घर। पांचवें घर को हम गुड हेल्थ के लिए जानते हैं। जब भी आपका पांचवा घर मेलेफिक्स से घिरा होता है तो पांचवा घर हमारा होता है पूर्व पुण्य का। पांचवा घर जहाँ पे आपको किसी भी रोग से जो है निजात मिलनी होती है। बिल्कुल। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये पूर्व पुण्य का कहा जाता है कि आपने अगर पूर्व में कुछ पुण्य किया है ना तो इस जन्म में, जैसे आज के वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के पूर्व में पुण्य अच्छे होंगे कि उनको आज ये हल मिलने जा रहा है। बिल्कुल सही। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो मैं कोशिश कर रही हूँ उसकी मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन है कि इससे ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए होगा। अब जब पांचवा घर भी मेलेफिक हो जाता है तो पूर्व पुण्य क्या हुआ? कमज़ोर हो गया आपका, वो कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। यस। तो आपके रोग को क्या कर दिया इसने? बढ़ा दिया। आपके जो लोअर जो ऑर्गन्स होते हैं वो दो घरों से देखे जाते हैं। एक होता है हमारा सातवां घर और एक होता है हमारा आठवां घर। आपकी कुंडली का सातवां साइन और आठवां साइन, आपकी कुंडली का सातवां भाव और आठवां घर, दोनों ही चीज़ों को देखना है आपको। जब भी किसी तरह का कोई भी 7th हाउस में अफ्लिक्शन आएगा तो आपके हार्मोनल अनबैलेंस होना ही है। अच्छा। जब भी आपका हार्मोनल अनबैलेंस होता है उसको ठीक करने का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो, अगर मैं कहूँ तो आप 6 और 8 भावों के बिना इसको ठीक नहीं कर नहीं सकते। अच्छा। छठा घर आपके इस हार्मोनल को अनबैलेंस को स्टार्ट करता है और सातवां घर जो है उसको डायग्नोज करता है कि ये प्रॉब्लम है आपकी, और आठवां घर जो है उसको बढ़ाता है। जब भी आपका सातवां घर पाप कर्तरी में आ जाएगा, यानी कि 6 और 8 में पापी ग्रह बैठ जाएंगे, ठीक है, नीच के ग्रह बैठ जाएंगे, तो आपको पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट एक और हाउस जरूर देखना चाहिए, वो है हमारा दूसरा भाव, क्योंकि ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कुंडली में। जब भी आपका दूसरा छठा घर जो है एस्पेक्ट के साथ किसी भी तरीके से जुड़ता है तो भी आपके रोग जो है वो बढ़ते हैं। जब भी आपके छठे घर दूसरे घर से कोई प्लैनेट बैठ के एस्पेक्ट डालता है आपके छठे घर में, वो रोग का कारण बनता है। तो ये भी एक इंक्लूड हो गया। तो टोटल हमारे पास घर कितने हुए? 2, 6, 7 और 8। ठीक करने के लिए हमें चाहिए 2 घर, एक है 5वां और एक है 11वां घर, बस फिर आप ठीक हो। तो पहले तो हमें रोग समझ आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, किन ग्रहों की वजह से हो रहा है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि वो रोग कितना लंबा है, कितना चलने वाला है। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो ज्योतिष में आज मैं आपके सामने जो बैठी हूं, जैसे कि आपसे बात करते करते मैं ऑफ कैमरा बहुत इमोशनल हो गई थी, बिकॉज कि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मेरी लाइफ के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, इसी की वजह से आज मैं यहाँ पे ज्योतिष में हूँ। मैंने अपने एक क्लोज वन की एक जर्नी देखी है, टीनेजर से लेकर उसको यंग होने तक 20-22 साल तक उसको इसकी एक जर्नी देखी है कि उसने 12-13 साल की उम्र से जब से पीरियड स्टार्ट हुए और जब तक वो 20 साल की नहीं हुई तब तक उसने जो वो टाइम स्पैम फेस किया है, जो ट्रॉमा फेस किया है, वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज कि एक बच्चा जो नया नया इस साइकिल में आता है उसको नहीं पता होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली वो खुद ही एक अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड इससे कैसे हम प्रॉब्लम को निकल सकते हैं। यस,
उसका कारण देखो, सबसे बड़ा तो ये देखा है मैंने कि जब भी हार्मोनल अनबैलेंस की बात आती है उसमें दो प्लैनेट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे देखे जाते हैं। जब आपके पीरियड्स आते हैं तो कहते हैं चंद्रमा और मंगल दोनों जब आपस में मिलते हैं ट्रांजिट में, उस दिन आपके पीरियड्स आते हैं। अच्छा। तो जब भी आपके वो तो हर महीने मिलते हैं, तो आपका हर महीने जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं अगर आपके चार्ट में इन भावों में अफ्लिक्शन है तो वो साइकिल आगे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो वहां पे ब्रेक नहीं करेगा। जब भी आप देखोगे कि चंद्रमा 15 दिन क्या करता है, बढ़ता है, 15 दिन जो है वो घटता है। बिल्कुल सही। इसीलिए हार्मोनल अनबैलेंस में सबसे बड़ा मेजर प्लैनेट अगर देखा जाएगा तो वो चंद्रमा देखा जाएगा। आपके चार्ट में चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड है, अगर वो मेलेफिक है वो नक्षत्र, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों के अलग अलग लॉर्ड्स हैं, अलग अलग उनके स्वभाव हैं। अगर वो चंद्रमा का नक्षत्र ऐसा है जो कि चंद्रमा के साथ तालमेल नहीं बिठाता जी, जैसे शुक्र हो गया, वाटरी प्लैनेट है, तो चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड अगर शुक्र बना तो शुक्र भी पानी है, चंद्रमा भी पानी है, ये दोनों मिलकर आपके अंदर एक ड्रास्टिक पीसीओडी या पीसीओएस साइकिल को डिस्टर्ब जो है वो क्रिएट कर देंगे। चंद्रमा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सबसे पहले आपकी ये साइकिल को डिस्टर्ब करने के लिए। जब भी आपके चार्ट में चंद्रमा ग्रहण में होता है, चंद्रमा आपके 6, 8 और 12 के साथ जुड़ा होता है, आपको इन सारी चीज़ों से लाइफ में एक बार गो थ्रू ज़रूर होना पड़ता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरे क्लोज वन हैं जिनको जब स्टार्ट हुआ तो 2-3 साल तो उसका नेचर जब बच्चे का चेंज होना शुरू होता है, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू होती है, वो उसका स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। वो एक हंसने बोलने वाला व्यक्ति एकदम से इंट्रोवर्ट हो गया, वो एकदम से बहुत उदास रहने लग गया, डिप्रेशन में जाने लगा, सीरियस हो गया। हमें वो 2-3 साल समझ में नहीं आया कि रीज़न क्या है। 15 साल तक होते होते उधर से पढ़ाई का बर्डन, बोर्ड एग्जाम्स, तो बोर्ड एग्जाम्स का एक अलग ट्रॉमा। अब उसमें क्या हुआ कि वो बच्चा इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि उसका वेट बढ़ने लगा, उसकी बॉडी पे पूरी स्वेलिंग आने लगी, उसको और ज़्यादा डिप्रेशन। अब एक लड़की के लिए ना सबसे बड़ा पंगा क्या होता है कि उसका वेट बढ़ने लग गया ना जिस दिन तो आदि तो वो वैसे ही उस दिन ही डिप्रेस हो जाते, मेरा वेट बढ़ेगा है ना। इसलिए हमने देखा कि वो 3 साल तो इससे निकली, फिर उसका वेट बढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद उस समय ना, अगर मैं कहूँ आज से 10 साल पहले की बात है ये, उस समय मैं ज्योतिष में नहीं थी, इतनी सीरियस नहीं थी, पढ़ती थी। तो मेरे को जिसने जहाँ पे डॉक्टर बताया मैं वहाँ, किसी ने बोला होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराओ, मैंने वो कराया 6-8 महीने हमने कराया उसके लिए। उसके बाद किसी ने बोला होम्योपैथिक नहीं, यूनानी मेडिसिन है वहाँ कराइए, हमने वहाँ ढेर सारी उसकी मेडिसिन। वो बच्चा, आज मैं ज्योति आपको बोलती हूँ कि वो बच्चा सुबह उठ के ना 8-10 टैबलेट खाली पेट उस डॉक्टर ने उसको दिया। स्कूल जाने से पहले 11th-12th का बच्चा स्कूल जाने से पहले क्या कर रहा है, वो 6-8 गोलियाँ खा रहा है। वो क्या माइंडसेट लेकर जा रहा है, वो बच्चे का वो क्या दिमाग में क्या पड़ेगा, वो क्या बढ़ेगा, वो क्या खाएगा, वो जो टाइम पीरियड उसका, जैसे जैसे हमें किसी ने बताया तो हम उसको ले जाते रहे, चलो इधर उधर, कोई फ़र्क नहीं, चीज़ें वैसे की वैसे। लास्ट में किसी ने बोला इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, आप एलोपैथिक में ट्रीटमेंट कराइए। एलोपैथिक में डॉक्टरों ने क्या बोला, हार्मोनल अनबैलेंस है जी, आपको हार्मोन्स की मेडिसिन दी जाएगी। तो वो डॉक्टर्स क्या देते हैं, आई पिल देते हैं। तो वो बच्चे को आई पिल देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसको 1-2 महीने ठीक लगा क्योंकि सब चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो गई, लेकिन वो भी कहाँ तक खाएगा कोई। एक यंग बच्चे को हम इस चीज़ को देखें तो कोई इस चीज़ को लाइक नहीं करेगा, तो उसने वो भी छोड़ दिया। हम लोग कहीं ना कहीं फिर आगे कंसीविंग में, उसकी प्रेगनेंसी जर्नी में भी उसको इफेक्ट करती। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान इस चक्रव्यूह में फंसता है, इस लड़कियां जब इसमें फंसती हैं तो फंसती ही चली जाती हैं। एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, कभी योगा, कभी मेडिटेशन, कभी कुछ, बट रूट कॉज पे काम नहीं करते हम लोग। जो मेरे को ज्योतिष ने समझाया, जो मुझे कम से कम भी ज्योतिष में आने के 5 साल के बाद समझ में आई कि ये तो यहाँ पे पंगा था भाई, इसका सिर्फ इतना सा ही काम था और इसको यहाँ पे ठीक करना चाहिए था। और वो हमने जैसे ही किया, आज इस चीज़ को कम से कम 2 साल हो चुके हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कोई मेडिसिन वो नहीं बच्चा ले रहा है, नॉर्मल लाइफस्टाइल, कोई वर्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन ये चीज़ को समझने के लिए आपको अपनी कुंडली को समझना पड़ेगा, आपको अपने चंद्रमा को। जैसे मैंने देखा उस बच्चे का चंद्रमा
6 नंबर राशि में, वर्गों में, जो अपने आप में ही अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, रोग, ऋण और शत्रु के साइन में चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें धीरे धीरे समझ में आया, और मैंने उसके बाद जब इस पे पड़ताल की, बहुत सारी लड़कियों के चार्ट्स देखे, बहुत सारे लेडीज़ को जब मैंने कांटेक्ट किया कि ये चीज़ आपके साथ है तो इसमें क्या क्या प्लैनेट जो है वो काम कर रहे हैं, तो एट दी एंड मुझे समझ आया कि 2 प्लैनेट मेजर काम करेंगे, एक है शुक्र और एक है चंद्रमा। इतनी रिसर्च के बाद मुझे समझ में आया कि शुक्र इसलिए करेगा क्योंकि वो जेनेटिक पार्ट्स का लॉर्ड है, चंद्रमा इसलिए करेगा क्योंकि वो आपके हॉर्मोन्स के साथ नैसर्गिक तौर पर एक ट्रांजिट में जुड़ा हुआ है, उसके बिना आपका साइकिल नॉर्मल नहीं हो सकता। और जैसे ही आप इन दोनों प्लैनेट्स को ठीक करते हो, आपके मूड्स, आपके साइकिल, आपके हॉर्मोनल्स, ऐसा कुछ रहता ही नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हो। वाह, इतना डीप रिसर्च किया आपने। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं जी, तो कहीं ना कहीं उसकी बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्टोरी ज़रूर होती है कि वो आपको खींच के लेके आती है इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए। मैंने उसके चार्ट्स भी बहुत जगह दिखाए, उसके चार्ट्स भी बहुत जगह हमने दिखाए, बहुत ज़्यादा उसके एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़ भी की, कभी कोई पूजा, कभी कोई दान, कभी कोई कुछ 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 बहुत कुछ किया। बट ज्योतिष में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि अचानक से मैंने उसको कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ करानी शुरू की। अचानक से मेरे एक दिमाग में आई कि अगर ये प्लैनेट इसके इस भाव में है, इसकी वजह से इसका रोग ये बढ़ रहा है, इसकी वजह से इसको कोई हल नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु एंड केतु आपके 8th हाउस में है, तो आपको हल नहीं मिलता आसानी से, बहुत ठोकरे खाते हो आप, बहुत ठोकरे खाते हो, फिर उसके बाद अचानक से आपको हल मिलता है। लेकिन मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी बोले हैं, ये बात बोली है कि जहाँ पे समस्या है ना, वहीं पे उसका सल्यूशन बैठा हुआ है, आपको सिर्फ समझना है। तो रूट जो है कहीं ना कहीं वो केतु ही बता रहा था मुझे, उसकी बीमारी जो दिखा रहा था वो केतु ही दिखा रहा था। जब भी जितने भी लोग यहाँ पे पॉडकास्ट देख रहे हैं वो देखेंगे, उनका ट्राइन कनेक्शन से, उनका नक्षत्र से, उनका 8th हाउस के सबलॉर्ड के तौर पे राहु और केतु, कहीं ना कहीं चंद्रमा और शुक्र 8वें घर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 7वें घर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपका ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है। लेकिन इसका हल भी यही करेंगे। अच्छा। अब मज़ेदार चीज़ ये है कि मैंने इसी प्रॉब्लम में से हल भी निकाला। तो हल के तौर पर मुझे समझ में आया कि केतु क्या चीज़ है। मैं बहुत दिन बैठी रही ये चीज़ें सोचने के लिए कि केतु किस चीज़ का है। तो मोटा मोटा मैंने सबने बोला ये वायर्स को दिखाता है, ये शार्प चीज़ों को दिखाता है, ये बहुत सारी ऐसी, लेकिन ये चीज़ें हम खा तो नहीं सकते, इन चीज़ों को हम यूटिलाइज तो नहीं कर कि मैं बोलूँ कि चक्कू लेके साथ में घूमना शुरू कर दे, या एक वायर का पीस ले ले, या फिर धागा ले लो पास में। बहुत सारी चीज़ों को हम केतु के साथ जोड़ते हैं। एग्जैक्ट। एट दी एंड मुझे समझ में आया कि केतु जो है वो अंडरग्राउंड और कहीं ना कहीं गहरी चीज़ों को दिखाता है, गहरी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर हो। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि असल में जो सीड्स होते हैं, किसी भी चीज़ के बीज होते हैं, वो केतु के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो जितनी भी खेती बाड़ी होती है, जितने भी फसलें होती है, उनके लिए जितने भी बीज जो लगाए जाते हैं वो केतु ही है। जो ज़मीन के अंदर जाके आपको एक नया पौधा जो है वो पनपता है, वो केतु की वजह से है। जब भी आप देखोगे किसी को भी हार्मोनल अनबैलेंस है, किसी को भी कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, आजकल आप लोगों ने शायद पता नहीं देखा कि नहीं देखा, जब ये वीडियो मेरे पास सामने आया था, जब मैंने उसके लिए ये तैयार किया, ये हर्बल चीज़ तैयार की, उस समय मुझे नहीं पता था। हम लोग इतना दुखी हो चुके थे उस चीज़ को लेकर कि किसी तरह की वो दवाई नहीं खाना चाहती थी, किसी तरह का वो टेस्ट नहीं कराना चाहती थी, वो पढ़ना नहीं चाहती थी, वो हर चीज़ को अब छोड़ के अपने कमरे में बंद रहते थे। एक्चुअली वो इतना बड़ा इशू हो गया था क्योंकि इतना टाइम पीरियड, इतना इमोशनल मेंटल ट्रॉमा से निकलना, कोई भी टीनेजर जो भी इस चीज़ को इनिशियली स्टेज पे बिगिन कर रहा है। आप टीनेजर्स की बात कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जी। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो इस चीज़ों से गो थ्रू होते हैं, लेकिन हल नहीं पता है किसी को। बिल्कुल सही। एक सिंपल सा हल, जैसे वो वीडियो जब मेरे सामने आई तो एकदम से मुझे, उससे पहले मैं रिसर्च कर रही थी कि केतु की ऐसी क्या चीज़ की जाए कि ये इसको हेल्प करे एज ए एस्ट्रोलॉजिकली। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि ये जो हमारे सीड्स होते हैं, वो सीड्स असल में केतु की ही चीज़ें हैं। अगर किसी भी भाव में केतु तंग कर रहा है तो सिर्फ ये केतु की चीज़ों से ही ठीक होगी। जैसे ज्योति है तो ज्योति को ज्योति की ही चीज़ें अच्छी लगेंगी,
मैं हूं तो मेरे को मेरी ही चीजें अच्छी लगेंगी, मुझे और किसी की चीज नहीं अच्छी लगेगी। बिल्कुल सही। तो मुझे उसकी ही डोज उसको देनी पड़ेगी, तब वो प्लैनेट शांत होगा। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक सीड की एक रेमेडी तैयार की, उसके लिए कुछ सीड्स मंगवाए, और उस वीडियो के लिंक को हम लोग चाहेंगे कि लोग देखना चाहते हैं तो हम, अगर लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो हम उस वीडियो को लिंक में डाल देंगे, ताकि लोग उससे वो बना पाए या वो चीज़ वो यूज़ कर पाए। कुछ नहीं था, मैंने वो सीड साइकिल स्टार्ट कराया उसका। आज मैं हंसती हूँ अपने ऊपर कि यार ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ थी, जो शायद एस्ट्रोलॉजी में आके भी लोग समझते नहीं हैं कि हम चाहें तो 10 रुपए की चीज़ से किसी की रेमेडी को, किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। Exactly. तो मैंने उनको क्या किया, वो सीड साइकिल करवाया केतु की रेमेडी समझ के, क्योंकि अष्टम में केतु है उनके, तो वो बीमारी नहीं ठीक होने देगा। वो ये भी बताता है कि ये बीमारी आपके पास्ट से आई है। अभी हम जैसे आगे बात करेंगे कि पास्ट लाइफ की क्या कनेक्शन होता है कि ऐसा लफड़ा है। तो वो सीड साइकिल स्टार्ट करने से क्या हुआ, विद इन 1 मंथ ज्योति उसको ड्रास्टिक जो है वो चेंज आया उसके अंदर जी। उसको जब फर्स्ट टाइम रेगुलर साइकिल आया ऑन डेट, जो 28 से 29 दिन का हमारा होता है, तो वो उछल रही थी। उसको 6 महीने जो है साइकिल नहीं आता था। ठीक है, जब आपके अंदर कहते हैं कि जब पीरियड्स आते हैं तो वैसे ही लेडी जो है वो अपने आप को बहुत फ्री समझती है। Exactly. उसके अंदर जो क्रिएशन होता है इस टाइम पीरियड के बीच में, जो क्रिएशन होता है जो कि बर्थ के लिए हो रहा होता है, लेकिन टीनेजर्स को तो बर्थ नहीं देना है ना बच्चे को, वो तो एक अलग ही उस समय उसका स्ट्रगलिंग टाइम होता है, पढ़ने का, लिखने का, करियर का। लेकिन उसके अंदर जो क्रिएशन रुक गई है 6 महीने से, वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता, उसको समझ ही नहीं आता मेरे सामने ब्लॉकेज क्या है। Exactly. वो इंटरव्यू नहीं दे रहा सही से, वो पढ़ नहीं रहा सही से, ध्यान कहीं और है, क्योंकि अंदर जो उसके चीज़ें क्रिएट होनी चाहिए वो ब्लॉक है। ये ब्लॉकेज कौन कर रहा था, केतु कर रहा था। तो वो जब उसको 6 महीने के बाद बिना दवाई के इस सीड साइकिल से जब उसको पीरियड्स आए, तो शी इज़ लिटरली डांस। वो इतना हंसी, इतना कूदी, और उसके बाद वो इतना खुश हुई कि इस बार बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी मेडिटेशन, बिना किसी मेरे को परहेज के जो है आपने मेरे को ठीक किया। बिल्कुल। आई वॉज टू सरप्राइज्ड, और मैं इतनी खुश हूँ कि आज मैं ज्योतिष में उसी की वजह से और डीप गई। मैं कभी भी नहीं जाती इसमें, कभी भी मैं इतना सीरियस नहीं लेती इसको। ठीक है, पढ़ रहे थे, दैट्स ओके। उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसमें तो कमाल है भाई, इसमें तो कमाल है। इसमें अगर प्रॉब्लम का देखने का नजरिया है तो इन्हीं के अंदर आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा। यस, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ज्योतिष में आके सिर्फ और सिर्फ वहमों में, ताबीज़ में, उपायों में पड़ जाते हैं। हम प्रैक्टिकली उस प्लैनेट के बारे में समझने की कोशिश नहीं करते। जैसे मैंने बोला, चंद्रमा और शुक्र सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। जब इनके साथ राहु केतु आ जाता है तो आपको ये दिक्कत होनी है। आप भूल जाओगे नहीं होनी है किसी टाइम पे आके। जब दशाएं आएंगी, जब गोचर आएंगे तो आ जाएगा वो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आज के वीडियो के बाद वो सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो किसी से एडवाइस लेकर यूज़ करना चाहते हैं, एडवाइस लीजिए। मैं नहीं कहती कि हमारे कहने पे किसी को ये चीज़ें यूज़ करनी है। Exactly. ठीक है, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं। मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे वो उस क्लोज वन को ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा। आज 2 साल हो चुके हैं बिना मेडिसिन के, बिना किसी के। आज उसको कोई PCOD नहीं है, कोई PCOS नहीं है, जिसकी वजह से उसने एक अपने अंदर एक धारणा बना ली थी, मैं ठीक नहीं होंगी कभी। बिल्कुल, मुझे मर जाना चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे जी के? मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मैं जब मेरी बॉडी जब ठीक नहीं है, मेरा माइंडसेट ठीक नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या ही कर लूँगी। एक्चुअली उस टाइम पीरियड में कोई भी लड़की हो, लाइक जब उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो वो बहुत चीज़ों से गो थ्रू हो रही होती हैं। Yes. जो नॉर्मल लाइफ डे टू डे का स्ट्रगल है वो तो अलग है, जो उनकी एजुकेशन है, करियर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो तो लाइन में है ही उनके लिए स्ट्रगल में, लेकिन वो खुद की बॉडी से, अपनी इंटरनल सोल से भी लड़ रही होती हैं। कोई भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गम। बिल्कुल सही। जब आपका मन ही दुखी है ना, तो तन तो दुखी होगा ही। तन दुखी है तो आत्मा भी दुखी है। ये तीनों प्लैनेट, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, पैरेलल ही चलते हैं, जो शरीर, मन और आत्मा का कारक है। इसीलिए चंद्रमा के साथ हार्मोनल्स को जोड़ा जाता है। जब ये डिस्टर्ब होंगे ना, तो फिर आपका मन मर जाएगा। आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करते हो। आप बेशक जितने मर्जी अमीर हो, कुछ भी हो, आप आज सोशल मीडिया पे देखो
बहुत सारे लोग अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप सीड साइकिलिंग करिए, ठीक है, प्रॉपर एक अच्छे से गाइडेंस के साथ करिए। हमने भी गाइडेंस के साथ ही किया, ठीक है, एक प्रॉपर आयुर्वेदा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अच्छे से करिए। लेकिन इस समस्या की जड़ जो है वो राहु और केतु ही होते हैं। इनको ठीक करने का इलाज भी राहु और केतु ही करेंगे। तो आपको सीड साइकिलिंग जब करना शुरू करते हो तो आपके अंदर भी, जैसे हम बोलते हैं ना, बीज से एक पौधारोपण होता है जी। और फिर वो पेड़ बनता है, देन फिर वो, ये जो आप सीड साइकिलिंग जब आप करेंगे तो उसके बाद भी आपके जो अंदर जितना भी ट्रॉमा है, जितनी ब्लॉकेज है, वो आपको एक नयापन देगा, आपको रेनोवेट करेगा और उसके बाद आप ये सारी प्रॉब्लम से बाहर आने वाले हो। तो मैम जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में ही हमें बताया था कि ये हम पास्ट लाइफ, हमारी कार्मिक साइकिल से कहीं ना कहीं रिलेट करता है जी। तो थोड़ा इसके बारे में हम और डीप अगर जानना चाहें। देखिए, कोई भी हमारी जो कुंडली है, हम तो अब ज्योतिष में हैं तो नेचुरल है कि हम जो बात करेंगे वो ग्रहों और नक्षत्रों की और कुंडली की बात करेंगे, बिल्कुल सही, लॉजिकल बात करेंगे ना। तो मैं हर चीज़ को जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि अगर ये चीज़ हुई है और वो कपड़ा पहनने से उसको आराम आया, क्यों आया? अगर वो चीज़ पहनने से उसको आराम आ रहा है, खाने से आराम आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? कोई तो वजह होती है ना। किसी जगह पर जाकर हम ठीक हो जाते हैं, इवन कि हम किसी को मिलने पे भी ठीक हो जाते हैं कई बार। बिल्कुल ऐसा होता है और होता है। बहुत बार देखा भी है, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है कि समटाइम्स जब हमारे हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो स्वीट हो, चाहे वो स्पाइसी हो, चाहे वो सॉल्टेड हो, या पर्टिकुलरली एक पॉइंट, एक जगह पे बैठने से ही आपको इतना सुकून मिलता है, इतना रिलैक्स मिलता है कि आपकी लाइफ के आधी प्रॉब्लम्स तो उस जगह बैठने से ही सॉल्व हो गई। बिल्कुल। तो पिछले कितने ही पॉडकास्टों में मैंने बोला है कि आपकी कार्मिक डेस्टिनी जो स्टार्ट होती है वो चंद्रमा के नक्षत्र से शुरू होती है। जी। जब भी आपके चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड कहीं पे भी षड बल में कमज़ोर हो, षड बल होता है 6 तरह के बल जो होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, अगर वहाँ पे वो कमज़ोर हो। दूसरा क्या है, चंद्रमा खुद दुश्मन या एनिमी साइन में बैठ जाए। तीसरा, अगर आपके इस नक्षत्र लॉर्ड को किसी भी तरह से किसी की सहायता नहीं मिल रही है, वो कमज़ोर है, जैसे मान लीजिए कि शुक्र है, वो जाके नीच का हो गया, किसी का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है, ठीक है, शुक्र नीच हो गया, अब ये नीच का होकर 6ठे घर में बैठ गया या 8वें में बैठ गया। अब तो ये दुविधा क्या पैदा करेगा कि आपकी लाइफ में जो सारा ट्रॉमा है वो इन्हीं चीज़ों के आसपास ही, शुक्र के आसपास घूमता रहेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो हर तीसरे बंदे को ये क्यों हो रहा है? अब ये भी है, क्या सबने गड़बड़ कर रखी है? बिल्कुल कर रखी है, 100% कर रखी है। हम लोग 84 लाख योनियों से निकल कर मनुष्य जाति हमें मिलती है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि हमने किसी जन्म में कभी कोई गड़बड़ नहीं करी है? कभी ना कभी। आप देखो, कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये तो मेरी दादी को भी था। आप कभी केस हिस्ट्री जानना, हम चंद्रमा को दादी के साथ, नानी के साथ, माँ के साथ, आपकी बुजुर्ग जो लेडीज़ हैं उन सबके साथ उसको जोड़ते हैं। अगर आप किसी की हिस्ट्री जानने जाओगे तो जब चंद्रमा अफ्लिक्शन में आता है या उसका नक्षत्र लॉर्ड अफ्लिक्शन में आता है तो उनकी नानी, दादी, सब पीछे से केस हिस्ट्री में यही प्रॉब्लम्स चली आ रही होंगी। जैसे मैंने अपने क्लोज वन के चार्ट में देखा कि उनकी दादी को भी यही दिक्कत थी, उनकी आगे भूआ को भी यही दिक्कत है, आगे उनकी जो 3-4 पुश्तों में ये प्रॉब्लम लगातार चली आ रही है, जो इस बच्चे की कुंडली में भी शो हो गई, ठीक है। तो ये आपकी कार्मिक हिस्ट्री, यानी कि आप थोड़ा सा ये सर्च करिए कि कहीं ये जेनेटिक तो नहीं है। अगर ये जेनेटिक है कि आपकी दादी को भी थी, माँ को भी थी, ठीक है, परदादी को भी थी, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपको उस नक्षत्र लॉर्ड की शांति भी करानी पड़ेगी, आपको लगातार उसके लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वो जो हिस्ट्री है, वो जो डीएनए सिस्टम आपके अंदर जीन्स के रूप में आ रहा है, वो ब्रेक होगा। नहीं तो ये फिर से चला जाएगा आपकी डॉटर के अंदर। बिल्कुल। ये फिर से आगे आगे मतलब ट्रांसफर होने वाला है। तो ये कौन दिखाता है? जब अष्टम में राहु और केतु होते हैं, जब आपके 6th हाउस में राहु और केतु होते हैं, बिकॉज इन हाउसेस में बैठकर राहु और केतु 2nd हाउस को और 12th हाउस को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि 12th हाउस किसी भी व्यक्ति का पास्ट बताता है, जीवन जो है समाप्त हुआ आपका लास्ट टाइम वो किस परिस्थिति में हुआ, ये 12th का लॉर्ड बताता है, ठीक है।
12th का लॉर्ड आपके चार्ट में ये बताएगा कि आपको सबसे ज़्यादा चैरिटी या फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट या आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख कहाँ पे आएगा, ये बताता है। हम लोग कहते हैं कि जैसे 12th हाउस बहुत अच्छा होता है, लेकिन 12th हाउस आपके पितृ दोष को भी दिखाता है। अच्छा। 12th हाउस बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है कि अगर आपकी जो लास्ट बर्थ ऐसा ख़त्म हुआ कि आप छोटी उम्र में चले गए, आप बीमारी में ही चले गए, ठीक है, आप किस बीमारी में गए हो, अगर आप पीसीओडी जैसे, या किसी लेडी ने इस वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी हो गई, किसी लेडी की हो जाती है ऐसे बर्थ के टाइम, या किसी ऐसे चीज़ों में आपकी इन इश्यूज़ की वजह से अगर आप हुई है, अगर इन इश्यूज से गो थ्रू होते होते आपकी जो लास्ट एज तक आपको ये इशू रहा है लास्ट बर्थ में, तो वो अगर आपकी अकाल मृत्यु हुई तो आपका वो जो दुख है ना वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जो देखा, जो अपने मतलब चार्ट्स में जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बच्चे को जो है पैदा होते ही जो है ये जब पीरियड स्टार्ट हुए तो उसको दिक्कत होनी शुरू हो गई और उसको लगभग 25 साल तक वो दिक्कत रही। तो कितना टाइम स्पैम 10 साल के आसपास रहा उसका, कि 12-13 से अगर हम काउंट करते हैं। जब किसी की मृत्यु अकाल होती है, अकाल यानी कि कम एज में हो गई, तो दादी की मृत्यु उनकी किस एज में हुई, 50 की उम्र में। तो 50 की कोई डेथ की नहीं होती, किस वजह से हुई, इन्हीं वजह से हुई उनकी। मैंने केस हिस्ट्री, बहुत सारे केसेस पे मैंने काम किया, इस पे बहुत सारे चार्ट्स पे मैंने काम किया, सबके कहीं ना कहीं जो लेडीज़ थी उनका कनेक्शन जो लास्ट बर्थ में था, हम लोग ज़्यादातर 2 जनरेशन को चेक कर सकते हैं, दादी की या परदादी की, ठीक है। आप अगर इसमें डीप जाओगे तो समझ में आएगा कि उन्हीं की कहीं चेन सिस्टम से आप बंधे हुए हो, उन्हीं का ट्रांसफ़र होके या तो आपने ही जन्म लिया है उसी रूप में, या फिर आपको ही उस जैसे कहते हैं ना, अच्छी चीज़ें हैं तो भी आपको आगे बढ़ानी है और बुरी चीज़ें हैं तो भी आपको आगे बढ़ानी है। मैं अच्छा समझती हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, अगर आपको कोई परेशानी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आपका हल नहीं होगा। दर्द होना ज़रूरी है, डायग्नोज कर लीजिए अपने चार्ट में, उसके बाद उसका हल भी आपको आराम से हो जाएगा। आपको कभी भी जीवन में आप डॉक्टरी मदद लेते रहिए, आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो करवाते रहिए, लेकिन साइडवेज आप एक बार ये चीज़ों के गो थ्रू केतु की रेमेडीज़ के थ्रू ज़रूर चाहिए। अब बात करी है रेमेडीज़ की, तो अब आप रेमेडीज़ भी बता दीजिए। जी, जैसे मैंने सबसे पहले आपको मास्टर रेमेडी बताई है कि बेसिकली जब केतु 6th में, केतु 7th में, केतु आपके 8th हाउस में होता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। राहु भी आता है तब भी आती हैं ये दिक्कतें। तो ऐसे में आपको कोई ना कोई बीज वाली चीज़ें जो है वो खानी चाहिए। वो बीज जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, पम्पकिन सीड है, आपके फ्लैक्स सीड्स है, आपके किसी भी फॉर्म में। आपको इसके लिए कहीं ना कहीं जो भी हमें कमेंट करेंगे उनको हम ये ज़रूर एडवाइस करेंगे, जो भी मैंने किया किसी के लिए वो भी मेरे से एडवाइस ले सकते हैं। इस मामले में मैं हर तरह से हेल्प करूँगी और इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि किसी को रिलीफ आना चाहिए, क्योंकि मैंने वो ट्रॉमा 5 साल देखा है उस पर्सन का, और उसकी बात जब भी आती है तो मतलब मैं रोए बगैर नहीं रहती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे लिए वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है मेरी लाइफ का, तो आप अगर ठीक होना चाहते हो आप उसको ज़रूर आजमा के देखिए, ठीक है। हम यहाँ वीडियो में इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे वो चीज़ें, बिकॉज कि हर चीज़ का एक मर्यादा है, एक लिमिटेशंस है। हम उसको पर्सनली शेयर कर सकते हैं किसी को, लेकिन ओपनली नहीं, ठीक है। बिल्कुल। तो वो आप उसके लिए ज़रूर मैसेज करिए, टीम को करिए, या फिर आप हमें नीचे कमेंट में, आपको ज़रूर मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा रेमेडीज़ के तौर पर जब जाएंगे तो केतु 7th में आ जाए, 6th में आ जाए, 8th में आ जाए, केतु जो है वो बेसिकली आपको दिखाता है खालीपन को। आप जब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। आप यकीन नहीं करोगे कि राहु, केतु और शनि की सबसे अच्छी रेमेडी है चंद्रमा। अच्छा। इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने माँ के साथ संबंध जो है ना वो बहुत अच्छा बनाना चाहिए। अगर ऐसे बच्चों की मदर मेरी बात सुन रही हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे के साथ उसके इस टाइम पीरियड में हेल्प करिए। उसको जितना इमोशनल, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, बट आप कोई भी नेगेटिविटी उसकी तरफ मत डालिए, बिकॉज चंद्रमा अगर कहीं सपोर्ट माँ की नहीं हुई ना तो ऐसे बच्चे बहुत गलत स्टेप जो है वो उठा लेते हैं अपनी ज़िंदगी। बिल्कुल। तो मदर जो है, मदर का साथ हमेशा अपने साथ रखिए,
उनको उनके साथ बैठना उठना शुरू करिए। आप उसके साथ जो भी, चाहे वो डांटती हैं, चाहे वो आप जिस भी तरीके से, लेकिन मदर के कनेक्शन में रहिए। जितना आप मदर के कनेक्शन में रहेंगे, जितना आप उसकी बात सुनेंगे, आप उतनी जल्दी हेल्थी होंगे। आपके इमोशनल ट्रॉमा उतनी जल्दी ठीक होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे उठाने वाले लोग हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मदर नहीं है या मदर के पास नहीं रहते, ऐसी भी कंडीशन है। तो ऐसे में चांदी के ग्लास में पानी पीजिए जितना हो सकता है। चांदी का एक टुकड़ा ले लीजिए, रफ हैवी टुकड़ा ले लीजिए, 50 ग्राम का आप ले लो, 100 ग्राम का ले लो, 10 ग्राम का ले लो, जितनी आपकी जेब है, बट सॉलिड लीजिए, रफ चांदी लीजिए जो प्योर होती है। किसी वो नहीं लेना सिक्का या कुछ। उसको आप पानी में डालिए और रात को डाल लो, सुबह उठते ही आपने पीना है। आप इतना काम फील करेंगे, आप इतना जो है वो जो स्टकनेस है आपके अंदर, ये आपका फ्लो बनना शुरू होगा। क्योंकि जब आप स्टक होते हो कहीं पे, इमोशंस में, फिजिकली, मेंटली, तो सारे काम भी रुकने शुरू होते हैं। ठीक है, तो दूसरी रेमेडी हम चंद्रमा से करेंगे। चंद्रमा के लिए आप सोमवार के व्रत रख सकते हो। जैसे मैं हर बार ही बोलती हूँ आप लोगों को कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, तो अपनी जो पंचांग के अकॉर्डिंग आपकी तिथि है, उस तिथि पर आप स्पेशली राहु एंड केतु, जो भी आपके 6, 7 और 8 हाउसेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी डोनेशन अपनी उस तिथि पर ज़रूर करिए। वो तिथि आपकी महीने में एक बार आएगी, ठीक है, वो आपकी जन्म तिथि होती है उस दिन। जैसे मान लीजिए कृष्ण पक्ष त्रयोदशी है, तो जिस दिन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी होगी, आप चेक कर लीजिए कि आपके 6, 7 और 8 के साथ कौन से प्लैनेट है, सेकंड हाउस के साथ कौन से प्लैनेट है, कनेक्टेड है। तो दृष्टि किसकी आ रही है, उन सब प्लैनेट्स की आप उठाइए, पोटली बनाइए किसी भी फॉर्म में, सिंपल, या तो जल प्रवाहित कर दो, ठीक है, या किसी खुली जगह पे, बिल्कुल जहाँ पे कीड़े मकोड़े कहीं घूमते हैं वहाँ डाल दो, वो खा लेंगे। या फिर उसके अलावा आप उसको मंदिर में देना शुरू करिए, ठीक है, या किसी गरीब के अगर चीज़ देना चाहते हो उसको दे दो, ये सबसे बेस्ट है। एक और मास्टर रेमेडी केतु के लिए, राहु के लिए, वो की जानी चाहिए हर उस लड़की के लिए जो कि इन चीज़ों से, या एक लेडी जो भी इससे निकल रही है, कि आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, उनके लिए फूड का अरेंजमेंट ज़रूर करिए। अच्छा। कहते हैं कि जब आप ये कीड़े मकोड़ों के लिए खाने का अरेंजमेंट करते हैं, इनको जो थोड़ा सा भी डालते हो, जैसे कि हम तिल चौली बोलते हैं, जिसमें हम 5 तरह का मेवा डालते हैं और सूजी, घी, इनका एक मिक्सचर बना के, बारीक पाउडर बना के हम चींटियों को डालते हैं। ये इतनी ट्रेडिशनल रेमेडी है कि हज़ारों लाखों सालों से की जाती है। कभी किसी ने सोचा नहीं कि वो केतु के लिए की जाती है। जितने रेंगने वाले जानवर हैं, राहु केतु को ही होते हैं, ये कोई और नहीं है। तो जब आप इनको देते हो तो ये ज़मीन के अंदर जाते हैं, तो पाताल में भी आपका संदेश जाता है, आपके जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि ये भी किसी योनि में है, ये जानवर भी किसी योनि में है, ठीक है। हो सकता है आप इन्हीं के बीच में से कोई आए हो, आज कुछ पता नहीं है किस कीड़े मकोड़े से उठ के हम इस जन्म में आ रहे हैं, राइट। तो जब आप इनकी हेल्प करोगे, इनके लिए कुछ करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी सारी दुविधा दूर होती है। स्पेशली क्या देखना है कि आपको कभी भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपको लगता है डिप्रेशन में जा रहे हो, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल अच्छा प्ले करते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके अपने सिबलिंग्स, आपकी अपनी मदर, फादर। तो आप इनके जितना क्लोज रहेंगे, उतना इन सब चीज़ों से बच के रहेंगे। ओवर थिंकिंग, बाहरी दुनिया से इम्प्रेस होकर बहुत सारा फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं हम। सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है लोग, लेकिन अंदर से तो खाली हैं। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी कनेक्शन जो है वो फैमिली कनेक्शन है। तो फैमिली कनेक्शन बनाओगे, इन चीज़ों से दूर रहोगे, ठीक है। अकेले नहीं बैठना चाहिए इन लोगों को कभी भी, ठीक है। अगर इनको बहुत सारी दिक्कतें होती तो नमः शिवाय का जाप जो है वो करिए। नमः शिवाय का जाप करने से इनको बहुत रिलैक्सेशन होगी। किसी भी फॉर्म में करिए, किसी भी समय करिए। अपने नक्षत्र लॉर्ड की चैंटिंग करिए। जैसे स्वाति नक्षत्र है तो उनका जो चैंटिंग है वो ओम वायवे नमः है। उठते बैठते आप ओम वायवे नमः करते रहिए, आपको ज़िंदगी में किसी भी तरह का हेल्थ इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक बेसिकली मैंने आपके साथ जो शेयर किया है वो मेरे अपने पर्सनल ट्रॉमा से रहा है, क्योंकि मेरे वो इतने क्लोज वन है कि मैं कभी भूल ही नहीं सकती उस चीज़ को। आज जब मैं उसको खुश देखती हूँ, आज जब मैं उसको हंसता बोलता देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जब वो ठीक हो सकती है तो दुनिया में कोई भी ठीक हो सकता है। जब वो 50 डॉक्टरों से ठीक नहीं हुई और एक छोटी सी चीज़ से ठीक हो गया, तो क्या और ठीक नहीं हो सकते? डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। बस आपको
थोड़ा सा अपने ग्रहों को, नक्षत्रों को पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल। एंड हमारे इस पॉडकास्ट का मेन मोटिव ही यही था जी। कि जो लड़की इन चीज़ों से, इन ट्रॉमा से, इन डिप्रेशन से जा रही है, जूझ रही है, कहीं ना कहीं हम उनकी एक हेल्प कर सकें, उनको थोड़ा सा एक गाइडेंस दे सकें, और कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों से रिलेट करके वो अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी इन ट्रॉमेटिक ज़िंदगी से वो अपने आप को बाहर निकाल सके। तो वैसे तो हम बोलते ही हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, बट आज मैं आपको सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर के लिए नहीं बोलूँगी, बट हाँ, आप उनको जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसी सेंसिटिव इश्यूज से जूझ रहे हैं, जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में इशू आ रहा है, और ऐसे कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम वाले हार्मोनल इम्बैलेंस से जा रहे हैं, चल रही हैं उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स, तो आप उन्हें ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो, ये पॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी लाइफ को बहुत इजी एंड स्मूथ गोइंग बना सके। तो थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे और इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए आज। एंड ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे, आपसे जानने के लिए, आपसे बात करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच ज्योति।